हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉप। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अमीरों का पैसा गरीबों में बांट के सबको इक्वल कर सकते हैं। साथ में ही बताएंगे कि आखिर इनहेरिटेंस टैक्स या बोले तो विरासत टैक्स किसको बोलते हैं। और इसको हम अपने संविधान के हिसाब से भी देखेंगे क्या ये होना पॉसिबल है या नहीं है। साथ में ही बताएंगे क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इनहेरिटेंस टैक्स की जिक्र करा हुआ है। क्या वो जीतेंगी, अपना सरकार बनाएंगी तो विरासत टैक्स लगा सकती हैं। और दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाते हैं उसका मकसद होता है आपको सामने सही लाने का, क्योंकि आपने देखा होगा तरह तरह के जो मीडिया वाले होते हैं, कोई कभी बीजेपी की बड़ाई करता है, कभी कांग्रेस की बड़ाई करता है, लेकिन हम अपने निष्पक्ष बातें करते हैं, सबके सामने रियलिटी लाते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि सच्चाई को ये सामने लाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कांग्रेस वालों का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए, अगर इस टाइम का इलेक्शन जीते तो अमीरों का पैसा गरीबों में बांटेंगे। तो आखिर ये पूरी बात क्या है। देखिए, चुनाव अपने सेकेंड चरण में आ चुका है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जुबानी जंग शुरू हो गई है। हाल में ही जब पीएम की रैली हुई थी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो उस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साहब कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो जांच करेंगे कौन कितना कमाता है और किसके पास कितनी जायदाद है, और उसको उस संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनता के बीच। साथ में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में ये बोला कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। आपके माता पिता के द्वारा दिए गए संपत्ति पर टैक्स लगाने की बात कह रही है। कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस का लीड जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ये बात को बोले, उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गया, यूजर्स तरह तरह की बातें करने लगे और शेयर करने लगे। सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, अगर वो इलेक्शन जीतती है तो इनहेरिटेंस टैक्स लग जाएगी, यानी कि विरासत टैक्स। तो इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इनहेरिटेंस टैक्स या बोले तो विरासत टैक्स आखिर क्या है। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तब उसके संपत्ति पर टैक्स लगता है, उसको विरासत टैक्स बोलते हैं या इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं। बोला जाए कि उस व्यक्ति मृत व्यक्ति का संपत्ति जब उसके उत्तराधिकारियों के बीच बांटा जाता है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है, उसी को इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स बोलते हैं। साथ में अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे कई देश इस तरह के टैक्स लगाते हैं। ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है, ये भारत में फर्स्ट टाइम लाने की बात हो रही है, फिर इसके पहले इसका यूज हो चुका है। भारत में संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 के तहत विरासत पे टैक्स लगाया गया था। उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी और साल 1985 में इस विरासत टैक्स को या संपत्ति शुल्क अधिनियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह का एक कथित तौर पर एक बयान है कि ये जो टैक्स अधिनियम की बात है संपत्ति शुल्क की, ये पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि इस विरासत टैक्स का फुल मतलब ये था कि लगाने का कि अगर मेन मतलब मोटिव ये था लगाने के कि जो धन के अंतर को खत्म करना, लेकिन इसमें पूरी तरीके से फेल हुआ, इसलिए इसको खत्म करना पड़ा। क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले की बात किया जाए तो हमारे यहाँ राजवाड़ा सिस्टम होता था। हर स्टेट या पूरे इंडिया में हर जगह एक राजा होते थे और पूरा राजा के द्वारा चलाया जा रहा था। तो ऑब्वियस बात है राजवाड़ा सिस्टम था। अब कोई जब आजाद भारत हुआ तो कोई एक राजा बनता, यानी देश के पीएम या राष्ट्रपति की बात करा जाए, दोनों में से कोई एक होता। तो उस टाइम बहुत किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा था और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं था, खाने तक का पैसा नहीं था। तो उसी के तहत एक कानून बनाया गया था। लेकिन बाद में जब 1985 में थोड़ा बहुत सब चीज आने लगा, पता चला कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 1985 में इस विरासत टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था इंडिया से। इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो तो 1985 में खत्म हो गई थी, फिर अचानक से वो इतनी सुर्खियों में क्यों है। देखिए, हाल में ही एक इंटरव्यू हुआ जो कि सैम पटरोदा, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उनसे रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन पूछा कि सर,
कांग्रेस बात करती है, अगर वो जीतेगी या उनके घोषणा पत्र में ऐसा है कि अगर सरकार जीतती है तो एक सर्वे कराएगी जिसमें ये पता किया जाएगा देश में कितना धन है, और इस धन को जनता के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो सैम पत्रोदा का कहना है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। कहे तो अगर कोई $100 मिलियन का मालिक है, अगर मर जाता है तो उसके बच्चे को सिर्फ $45 मिलियन पैसे मिलते हैं, बाकी 55 मिलियन वहां के सरकार को चला जाता है। क्योंकि इस पीढ़ी से जो कमाया है तो जनता के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इस तौर पे लगभग आधी पैसा वहां के अमेरिका के सरकार को चली जाती है। तो पत्रोदा ऐसा बोलते हैं कि उनको इस बात को अच्छा लगता है और एक दिलचस्प कानून है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में अगर कोई 10 अरब का कोई मालिक है तो उसका बेटे को भी 10 अरब मिलेगा और जनता को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं से विवाद एक्चुअली स्टार्ट हुआ है अमेरिका को लेकर और इंडिया में लेकर। क्योंकि इंडिया से तो 1985 से पहले ही 1985 में कानून खत्म कर दिया गया था। हाँ, तो बस जब से इन्होंने बोला है, और चूंकि उनका घोषणा पत्र में इस तरीके के वादे हैं कि जब उनकी जीतती है सरकार तो ये सर्वे कराएगी किसके पास कितना पैसा है, माइनॉरिटी पे सर्वे कराएगी, इसी से लिंक करके ऑब्वियस बात है बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया हमला करना। तो आपने जैसे बताया तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर कोई भी गार्जियन कमाता है तो अपने बच्चों के लिए कमाता है, और उसके घर खाना का नहीं तो सोसाइटी उसको खाने के लिए पूछने भी नहीं जाती है कि हाँ खाना खा लो, तो फिर वो अपनी कमाई का हिस्सा जब कमा रहा है वो, तब तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, फिर कमाने के बाद तो फिर दोबारा टैक्स क्यों दे, वो भी 55%। राइट, बिल्कुल सही कहा। देखिए अमेरिका का बात करा जाए, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे सब लगभग सबके पास अगर प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाए तो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इंडिया में ऐसा है ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय देखो बहुत लोअर है। अभी लगभग 80 करोड़ लोग इंडिया के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग अभी उनको राशन दिया जाता है। तो समझिए हम वहाँ के कानून से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपने जरूर अच्छा बात बोला, जब हम कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो जब कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, उस सब टैक्स देने के बाद मेरे पास संपत्ति मैंने अर्जित करा तो मैं बेटे को दूंगा तो उस पर टैक्स किस बात के लिए दूंगा? वही तो सिंपल सी बात है कि यही सोसाइटी जब मेरे पास कोई पैसा नहीं रहता है तो ये हमारे यहाँ के नेता या हमारी सोसाइटी कोई पैसा नहीं देता इलाज कराने के लिए इवन भी, तो मैं बोलता मान लीजिए मैं मरा, मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्ज है, तो क्या गवर्नमेंट या कोई ठेका कोई एजेंसी इसके लिए दायित्व तो लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि मेरा पैसा मेरे बेटे पे ना जाए, मेरे बेटे पे ना जाए, आप चुकाओ। जब आप कर्ज, जब मेरा कमाई का हिस्सा आप ले रहे हो तो कर्ज भी चुकाओ आप। क्यों मेरा मरने के बाद जब्त करने लगती है, क्यों बैंक फटाफट पहुंच जाती है, सारा चीज सील करने लगती है, मेरी संपत्ति अटैच करने लगती है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कानून गलत है। लेकिन हालांकि ये कानून अभी अप्लीकेबल नहीं हुआ है, बस जिक्र करा गया है, उनका ये मानना है। वो मानना है क्योंकि वो बैठ के अमेरिका, क्योंकि ओवरसीज का कांग्रेस के ओवरसीज के चेयरमैन पद पे हैं, वो विदेशों में रहते हैं, ज्यादा ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे कुछ भी भाषण देना बड़ा इजी होता है। लेकिन जो एक्चुअल में कमाता है उसको पता होता है कि कितने क्या कमाना चाहिए, क्या कैसे कमाते हैं लोग। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है बस कहने के लिए बहुत अच्छी काम करती है, आप जाओगे कोई भी काम कराने जाओगे, सरकारी बाबू बैठे हैं, इजिली काम ही नहीं होता है, बिना कुछ लिए दिए, अंदर टेबल लिए दिए। उनका वो जो कंपेयर कर रहे हैं यूएस से इंडिया का अगर देखा है तो मिडिल क्लास फैमिली और यूएस का सबसे गरीब जो फैमिली, वो दोनों बराबर होंगे। राइट, बिल्कुल बराबर होंगे। तो उससे नहीं ना करना चाहिए कंपेयर आपको, इंडिया उस लेवल पे नहीं है, जब उस लेवल पे जाएगा फिर आप कीजिए उसको। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन एक रिपोर्ट्स के अनुसार बात करा जाए तो उसमें आया था कि जो अंतर बढ़ रहा है ना, जैसे कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है ना बहुत ज्यादा गरीब है, डिफरेंस बहुत ज्यादा गैप का है। मतलब ये नहीं होता है ना कि चलो किसी पास 100 रुपया है तो उसके नीचे वाला आदमी पास 98 रुपीज है, 96 रुपए, और किसी पास मान ली 100 रुपया है ना तो जो छोटे आदमी के पास बस 10 रुपया 90 रुपीज का गैप है। तो उसको देखते हुए उन्होंने बोला है कि मतलब और वो मरता है तो कुछ हमारे सोसाइटी को जाना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर जनता के लिए जाना चाहिए तो वो तो जनता के पास एक्चुअली मिलेगा नहीं। आप ही की बात बताओ इसी पे कि वो बोले हैं कि अमीर को जितना है उसका टैक्स लेके जो भी 55% लेके गरीब में बांटे। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा तो पॉलिटिशियन उसको छोड़ेंगे? कोई भी नया स्कीम आता है तो सबसे पहले उसमें स्कीम चलने से पहले उसमें घोटाले का न्यूज आ जाता है। राइट, ये न्यूज आया, इतना घोटाला हुआ, ये आएगा तो इसमें लगता है जो 55% बहुत ज्यादा होता है। नहीं, सबसे पहले देखिए कोई भी चीज आता है, मैं टू बी फ्रैंक बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जब अलॉट होता है सबसे पहले नेताजी लोग ले लेते हैं, बचा पूछा वहां का अधिकारी लोग ले लेते हैं, उसके बचा पूछा जो कॉन्ट्रैक्टर वो ले लेता है।
आम इंसान को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। घंटा मिलता है बात करा जाए तो। ऊपर से अगर 100 रुपए के अप्रोक्स लेके चलिए तो जनता के पास आते हैं तो 10-8 रुपए के अप्रोक्स बचता है। बिल्कुल लेता है। जब उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि कोई भी नेता देखना, पैसे तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने जो अपना एफिडेविट होता है उसमें कम दिखाते हैं, क्योंकि दिखाएंगे तो ऑब्वियस बात है, पूछा जाएगा कहाँ से पैसे कमाया तो क्या बता सकते हैं। और वो बैठे उन्होंने बोल दिया कि जो कमाया है उस पर टैक्स लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ, राहुल गांधी भी 3 पीढ़ी से उनका चलते आ रहा है, उस पर कुछ लगाने की बात नहीं कर सकते हैं? क्यों किसी राजा का बेटा ही राजा बने? राजा क्यों बनेगा? किसी गरीब बेटा को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उनके 3 पीढ़ी से वो बनते आ रहा है। जैसे उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करा जाए, इंदिरा गांधी की बात करा जाए, राजीव गांधी की बात तो इनहेरिटेड आते चले जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात किया जा रहा है? बस कोई भी लॉ आता है आम जनता के लिए आता है, कैसे उनसे पैसा ले लिया जाए, रख लिया जाए हमारे लिए। लॉ बनना तो नेता लोग के लिए भी बनना चाहिए, दोनों साथ साथ लेके चले, सिर्फ आप जनता ही क्यों परेशान हो? मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगा। अभी अब जाओगे ना तो एक जो मोबाइल रिचार्ज होता है, मुश्किल से 200 या 250 में पूरे महीने का फ्री मिलता है। लेकिन जो नेता लोग हैं ना, अभी 10-10 हजार रुपए का वो भत्ता लेते हैं, भाता लेते हैं। फोन का बिल का चार्ज लेते हैं। तो अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कौन सा फोन का बिल 10 हजार रुपए आता है? 199 या 299 में सब जियो कुछ कोई हो जाता है। एयरटेल है, जो हमारे देश का लीडिंग जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, दोनों है। 239-300 में महीने भर का आ जाता है। वो छोड़िए, अगर आप पर्सनल एक वाईफाई लग गया तो वाईफाई से पूरा घर का खर्चा चल जाता है 500-600 में, जिसमें कॉलिंग भी फ्री, नेट भी फ्री। फिर Right. 10 हजार किस चीज का? वही चीजें होता है। वो अपने लिए कोई लॉ नहीं लाते हैं, हमारे जनता के लिए जरूर लाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी एक से 100 रुपया निकलवाना ना बहुत कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं बोलूँ 1-1 रुपया सब कोई निकाल दो तो इजी होता है सबके Easy लिए। होता क्योंकि है। 140 करोड़ का यहाँ पे देश में जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो 1-1 रुपया सब हमारे देश का जनता निकाल सकती है। तो यही तो बात है ना कि मैं अगर दूंगा तो मुझे 1 रुपए लगेंगे, लेकिन जो वहां पे गवर्नमेंट सत्ता में बैठा हुआ है वो सबसे ले रहा है, तो उसके पास 140 करोड़ रुपए न जा रहा है, मेरे पास से आपके पास 1-1 रुपए जा रहा है, लेकिन Right. उसके पास जो इकट्ठा जा रहा है वो 140 करोड़, जो कि बहुत बड़ा मैटर करता है। राइट। देखिए, लॉ ला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरा इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा। अगर आपके पास इनकम हो रहा है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना है तो आप लगाइए, बेशक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्ज होके मर रहा है, कोई आपने न्यूज देखा होगा, किसान 10 हजार रुपए के लिए आत्महत्या कर लिया, तब उसके लिए भी कुछ लाइए कानून, उसके लिए पैसा दीजिए कुछ आप। 55% ले सकते हैं, एटलीस्ट 55% नहीं, 25% दीजिए, 30% उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दीजिए। आपके यहाँ पे अगर कोई बैंक 1 महीने का ईएमआई नहीं चुकाता है तो बैंक वाले पीछे पड़ जाते हैं, उनको क्या अनाप शनाप क्या किस किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं मेंटली, बताया नहीं जा सकता। आए दिन हम लोग खबर सुनते रहते हैं, 10 हजार 5 हजार के लिए किसान भाई ने आत्महत्या कर लिया, गरीब आदमी ने आत्महत्या कर लिया। बड़ों के पास लोन इजीली मिल जाता है, जो छोटे मजले जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको लोन देने के लिए बैंक कतराती है कि कहाँ से पैसे लाएंगे। ये सब व्यवस्था खत्म करना चाहिए। अगर लॉ ये भी सोच रहा है तो लॉ इसको भी सोचना दोनों चाहिए, को सोचना तभी चाहिए, इक्वल हो पाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ता आगे है। बढ़ पाएगा। तो आखिर हमने जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, जब न्यूज आई उसके बाद, जब इंटरव्यू रिलीज हुआ सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद काफी नेता ने सफाई दिया और ये बोला गया कि कांग्रेस, मतलब फैक्ट से पता चलता है कि कांग्रेस योजना बना रही है, लेकिन बाद में उनको सफाई देना पड़ा। और जो सैम पत्रोदा है उन्होंने भी सफाई दिया कि बस वो एक उदाहरण दे रहे थे। इससे ये निष्कर्ष नहीं होता है कि वो बिल्कुल अप्लीकेबल कर देंगे। साथ में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने सफाई दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके का टैक्स वो लगाएगी। और शशि थरूर का ये बोलना है कि कहीं नहीं लिखा है, सबने सफाई दिया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि योजना बना रहे हैं, लेकिन अगर मानसा योजना बनाने की है तो कभी भी लग सकता है। क्योंकि जो भी हम लोग खून पसीने से कमाई करते हैं, किस लिए कमाया जाता है? क्योंकि वही, और मैं बोल रहा हूँ मैं नौकरी कर सकता हूँ, मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आता हूँ। क्यों क्यों बिजनेस में आता हूँ? मैं सोचता अगर नौकरी करूंगा, मान लीजिए मैं नौकरी करते करते पूरे जिंदगी नौकरी करी, बाद में सीनियर पोस्ट पे गया, लेकिन जो मेरा आने वाला पीढ़ी को, मेरा बेटा या बेटी, वो फिर छोटे स्तर से स्टार्ट करेगा या करेंगे। लेकिन वही मैं अगर अपना बिजनेस करूंगा, जहां से छोड़ के जाऊंगा वहीं से स्टार्ट करेगा। तो अगर मैं इतना मेहनत से कमा रहा हूँ तो वो मैं पैसा क्यों किसी को दूं, जब मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स जीएसटी दे रहा हूँ सरकार को, तो मैं क्यों दूं? सिंपल सी बात है। तो मैं इस कानून का जरूर विरोध करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी हमारी वीडियो आए तब मिस ना कर पाए, स्किप ना कर पाए और आपको हमेशा नोटिफिकेशन के थ्रू वो अपडेट मिलता रहे।
और दोस्तों, अगर आपको इस टैक्स के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।